उन लोगों के लिए जो अभी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो कोई कोई सब्जेक्ट लर्न कर रहे हैं रिलेटेड टू आईटी इंडस्ट्री, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई फ्रेमवर्क, कोई भी अपना स्किल लर्न कर रहे हैं, ये उनके लिए वीडियो है। तो ये वीडियो का पर्पस ये है, यदि हम लोग आईटी फील्ड में अपना करियर देख रहे हैं या आईटी फील्ड के लिए किसी की लैंग्वेज का या कोई भी टेक्नोलॉजी का या फ्रेमवर्क का हम लोग लर्न कर रहे हैं, तो होता ये है कि हमको उसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, कौन से हमारे लिए टेक्नोलॉजी बेस्ट है या कौन से हमारे पास में लैंग्वेज बेस्ट है। या बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो किसी और की सुन के या उनको कॉलेज में एक्सपोज़र नहीं मिलता है, ऐसे मिसगाइडेड होके सुन के किसी भी तरीके का लैंग्वेज लर्न करने लग जाते हैं, और लर्निंग के फेज़ में उनको बीच में ऐसा लगता है कि हमको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, हमको समझ में नहीं आ रहा, हमारे लिए फील्ड सूटेबल नहीं है। इस तरीके के काफ़ी क्यूरीज, काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसा मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से सुना है या उन लोगों ने फेस किया है, तो मैं इस वीडियो से ये सब थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा मैं, ताकि आपको हेल्प मिले। तो पहली चीज़ ये है कि यदि हम लोग आईटी इंडस्ट्री में अपना करियर देख रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे पास हमारा आईटी इंडस्ट्री है क्या। तो आईटी इंडस्ट्री में जॉब सर्च करने के पहले या जॉब लेने के पहले आईटी इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, while we are learning any subject और while we are giving any interview। तो पहले हमको थोड़ा उसका नॉलेज हो, ये हमारे लिए कन्वीनियंट रहता है सब्जेक्ट लर्न करने के लिए भी और इंटरव्यू देने के लिए भी, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल है कि हमको एक वेल मैनर्ड, एक हमारे पास में जॉब होना चाहिए। तो सबसे पहले आईटी इंडस्ट्री क्या है, जब भी तुम एज अ स्टूडेंट हो या एज ए फ्रेशर हो या एज ए लर्नर हो, तो तुम वो कोर्स को क्यों लर्न कर रहे हो या तुम अभी क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारे गोल है करियर के। सबसे पहले हमको ये देखना है कि आईटी इंडस्ट्री है क्या, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग हमारा प्रिपरेशन करें। तो जैसे कि हम स्टूडेंट हैं या हम फ्रेशर है, हम एज ए बिगिनर है, एज ए लर्नर है, तो किसी भी तरीके से सबसे पहले हम लोग किसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं या लर्न करते हैं, तो सबसे पहले हमको हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो। तो लाइक हम कॉलेज पास आउट हुए हैं या कॉलेज में हैं और हमारा बैकग्राउंड लाइक कंप्यूटर साइंस से या नॉन कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, तो सबसे पहले हमको आईटी इंडस्ट्री में आने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमको वो क्लियर होना। तो उसके पहले हमको ये क्लियर होना चाहिए कि आईटी इंडस्ट्री है क्या। तो आईटी इंडस्ट्री जो होती है, वो एक तरीके से सॉफ्टवेयर क्रिएट करती है, या सॉफ्टवेयर क्रिएट भी नहीं भी कर रही होती है तो किसी और के लिए काम कर रही होती है। तो बेसिकली देखा जाए तो आईटी इंडस्ट्री एज ए मार्केट में दो या तीन टाइप की है बेसिकली। तो अकॉर्डिंगली पहले मैं थोड़ा कंपनी के बारे में तुमको बताता हूँ, उसके बाद में आगे की चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि तुमको पहले क्या करना है, क्या तुम्हारे राइट बात है। होपफुली ये वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा जब तुम लर्न करो एज ए इंटरव्यूअर हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आईटी इंडस्ट्री जो है या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, तो बेसिकली हमारे पास में जो कंपनीज है, इंडस्ट्री है, वो एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री होती है और प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री होती है। तो बेसिकली यदि तुम कोई भी सब्जेक्ट लर्न कर रहे हो या आईटी में जॉब लेने के लिए सब प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अल्टीमेटली तुमको इस इन्हीं किसी टाइप की कंपनीज में जानना है। तो आइदर इट वुड बी सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड, या वो कोई थर्ड पार्टी कंपनी हो सकती है। तो ये सर्विस बेस्ड कंपनी क्या होती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होती है, और थर्ड पार्टी कंपनी क्या होती है। तो सर्विस बेस्ड कंपनी, यदि तुम जॉब के बाद, जॉब में या इंटरव्यू के बाद में किसी सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए काम कर रहे होते हो,
तो सर्विस बेस्ड कंपनी क्या करती है कि वो एज ए एम्प्लॉय को आउटसोर्स करती है अपने क्लाइंट के लिए। फॉर एग्जांपल के लिए यदि तुमको जो मार्केट में सर्विस बेस्ड कंपनी है, टीसीएस, इंफोसिस, कॉग्निएंट, तो लाइक इस टाइप की जो कंपनी है वो एज ए एम्प्लॉय हायर करती है, और हायर करने के बाद में इनको वो आउटसोर्स करती है अपने क्लाइंट के लिए। और वो क्लाइंट है इनका कोई बैंक हो सकता है या किसी अदर डोमेन का, किसी भी डोमेन का इनका क्लाइंट हो सकता है, बट ये एज ए एम्प्लॉय हायर करते हैं और क्लाइंट के लिए डिप्लॉय करते हैं। तो बेसिकली सर्विस बेस्ड कंपनी का काम है आउटसोर्स करने का। तो यदि तुम इस टाइप की कंपनी में सिलेक्ट हो रहे हो तो अल्टीमेटली तुमको किसी क्लाइंट के लिए काम करना है। जब भी तुम तुम्हारा प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस टाइप की कंपनी में इंटरव्यू देने के बाद में क्लाइंट के लिए भी इंटरव्यू देना पड़ते हैं। और एज ए फ्रेशर यदि इस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या होता है कि यदि कॉलेज प्लेसमेंट होता है तो हम एज ए फ्रेशर रहते हैं। तो इनिशियली फेज में कंपनी ट्रेनिंग देती है कुछ सर्टेन मंथ के लिए, ईयर्स के लिए, उसके बाद में क्लाइंट साइड में डिप्लॉय करती है। यदि तुम एक्सपीरियंस हो तो क्लाइंट के लिए इंटरव्यू दे के भी तुमको किसी प्रोजेक्ट में सिलेक्ट होना है। तो सर्विस बेस्ड कंपनी क्या करेगी कि तुमको हायर करेगी, हायर करने के बाद में किसी क्लाइंट के लिए डिप्लॉय करेगी, तुमको अगेन उसके लिए फिर से इंटरव्यू देना होता है ये। तो इस टाइप की कंपनी के लिए तुम्हारा जो स्किल सेट है मेजरली वो डिपेंड कर रहा होता है कि क्लाइंट के किस टाइप के प्रोजेक्ट हैं और किस टाइप के क्लाइंट हैं इस इंडस्ट्री के पास में। तो जैसे तुम इस कंपनी में हायर होते हो, जब तुम्हारा इंटरव्यू प्रोसेस कुछ अलग होता है, और जैसे ही तुम इस टाइप की कंपनी में सिलेक्ट होते हो तो आफ्टर द सिलेक्शन तुम्हारा इंटरव्यू डिपेंड करता है कि किस टाइप का क्लाइंट है। तो इस टाइप की कंपनी के लिए तुमको वेल मैच्योर्ड होना है, बहुत मल्टीपल स्किल होना चाहिए, क्योंकि ये पता नहीं होता है कि हम जब हम लोग कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तब हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर कुछ डिफरेंट रहता है, लेकिन जब हम क्लाइंट के लिए इंटरव्यू देते हैं जब हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि हम लोग क्लाइंट के ऊपर बेस्ड होते हैं, क्लाइंट की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं। तो सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए हम बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा हमको टेक्नोलॉजी अवेयरनेस होना काफ़ी ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि मैं जावा डेवलपर हूँ तो मैं जावा के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं। तो एज ए जावा डेवलपर यदि इस टाइप की कंपनी में हायर हो रहे हो तो तुमको फ्रेमवर्क का नॉलेज या जावा रिलेटेड टेक्नोलॉजी नॉलेज या अपार्ट फ्रॉम जावा कुछ टूल्स का बेसिकली मैक्सिमम जितना नॉलेज हो सके उतना मैक्सिमम नॉलेज जरूरी है इस टाइप की कंपनी के लिए, क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनी तुम्हारी टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेस्ड होती है। क्योंकि तुम सिलेक्शन के बाद में किसी भी टाइप के क्लाइंट साइड में या किसी भी टाइप के प्रोजेक्ट में जा सकते हो। तो नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी या फ्रेमवर्क का होना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसलिए हमको सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए काफ़ी फ्रेमवर्क का नॉलेज या एज ए फुल स्टैक डेवलपमेंट, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़रूरी है इसमें सिलेक्शन के लिए। अब मैं एज कम्पेयर यदि मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के बारे में बात कहूँ मैं, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या करती है, इनके खुद के प्रोडक्ट होते हैं मार्केट में। फॉर एग्जाम के लिए ओरेकल कंपनी है या माइक्रोसॉफ्ट है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इनके खुद के प्रोडक्ट है मार्केट में। तो ये इस टाइप की कंपनियाँ किसी के लिए आउटसोर्स नहीं करती है। बेसिकली इस टाइप की जो कंपनीज होती है ये कंपनी के खुद के प्रोडक्ट हैं, इनके यूजर्स होते हैं, इनके प्रोडक्ट है कि और बहुत लार्ज स्केल पे इनके प्रोडक्ट होते हैं। तो इस टाइप की कंपनी में यदि हम लोग सिलेक्ट होते हैं तो हम किसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते हैं जिसमें हमारे काफ़ी यूजर्स होते हैं, उस प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले होते हैं। तो ये इस टाइप की कंपनी के बेसिकली जो इंटरव्यू होते हैं वो प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी के बेस्ड होते हैं। तो तुमको हायर करने के बाद में ज़रूरी नहीं है कि वो लेने के बाद में किसी तुम्हारा क्लाइंट साइड में इंटरव्यू होगा या तुमको फिर से इंटरव्यू देना पड़े या फिर से मल्टीपल प्रोजेक्ट के लिए तुमको अलग अलग प्रिपरेशन करना पड़े। तुम पर्टिकुलरली प्रोडक्ट के लिए हायर होते हो और उस प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी पे ही तुम्हारा इंटरव्यू चलता है। तो बेसिकली जो प्रोडक्ट होते हैं वो टेक्नोलॉजी के साथ में ज़्यादातर तुम्हारे जो कोर फंडामेंटल होते हैं उस पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। इसके लिए तुमको तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम,
इस टाइप की टेस्टिंग ज़्यादा होती है इस टाइप की कंपनीज में, क्योंकि ये बेसिकली लॉजिक पे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। टेक्नोलॉजी वाइज तो ठीक है, बट ये लॉजिकल थिंकिंग उनकी प्रोडक्ट को बेसिकली ज़्यादा प्रोडक्ट स्टेबल रहते हैं। जस्ट हमको उसमें मेंटेनेंस में या उसमें क्वालिटी भी ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, तो हमारे डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए इस टाइप की कंपनी के लिए। तो बेसिकली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, ज़्यादातर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पे ज़्यादा फोकस्ड होती है, और इनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट या क्वेश्चन होते हैं तो उनके टेस्ट पेपर में ज़्यादातर डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम ज़्यादा होते हैं। तो यदि तुम टारगेट कर रहे हो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए, तो तुमको डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के लिए भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम फ्रेमवर्क यार और किसी लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले अभी तुम इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो तुमको सबसे पहले अपने टारगेट पे फोकस रखना है कि तुम किस टाइप की कंपनी के लिए ट्राई कर रहे हो। जस्ट तुम लर्न कर रहे हो, और लर्न करने के बाद में किस टाइप की कंपनी में तुम जाना चाहते हो, किस टाइप की कंपनी तुम्हारे गोल में है, ये भी थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। यदि क्लियर भी नहीं है तो एटलीस्ट हम जिस भी कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हैं, हमको उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो कि सर्विस बेस्ड है या प्रोडक्ट बेस्ड है। अब इन दोनों को छोड़ के एक और टाइप की कंपनी आजकल जो कि चल रही होती है मार्केट में, जिसको हम लोग थर्ड पार्टी कंपनी बोलते हैं या कॉन्ट्रैक्ट टू हायर वाली कंपनी बोलते हैं, इसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो इस टाइप की कंपनी जो होती है वो एज ए किसी बड़ी एमएनसी या सर्विस बेस्ड कंपनी या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए काम कर रही होती है। बट ऐसी कंपनियां भी क्लाइंट को आउटसोर्स करती, सॉरी, ऐसी कंपनियां भी रिसोर्स को आउटसोर्स करती है। बट ये आउटसोर्स किसी बड़ी कंपनी को करती है, वो सर्विस बेस्ड भी हो सकती है और प्रोडक्ट प्रोडक्ट बेस्ड भी हो सकती है। तो इन टाइप की कंपनियां, इन टाइप की जो छोटी छोटी स्टार्टअप कंपनियां होती है, वो वो एक सर्टेन टाइम के लिए किसी कंपनी में डिप्लॉय करते हैं रिसोर्सेस को। यदि तुम इस टाइप की कंपनी ज्वाइन करते हो, तो तुम एक सर्टेन टाइम के लिए ही किसी कंपनी के लिए काम कर रहे होंगे, और इसमें काम करना थोड़ा सा रिस्की रहता है, क्योंकि हमारे पास में पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम काम करते हैं। और ये स्टार्टअप हो सकती है या ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या थर्ड पार्टी कंपनियां होती है। तो एज ए कैरियर में यदि हम लोग जॉब सर्च कर रहे होते हैं, तो काफ़ी यदि हमारा कैरियर में काफ़ी कभी गैप हो जाता है, या हम लोग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के या नॉन सीएस बैकग्राउंड के किसी भी तरीके के होते हैं, तो हम लोग स्टार्टिंग में सभी कंपनियां भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन तो किसी भी कंपनी कर सकते हैं, अल्टीमेटली हमारा गोल है हमको काम करना है और मनी अर्न करना है। तो ऐसी थर्ड पार्टी कंपनियां भी काफ़ी है। तो सारे टाइप की कंपनियां हैं। तो बेसिकली मैं सजेस्ट करूंगा कि एज ए स्टार्टिंग ऑफ योर करियर तुमको पहले कोई स्टार्टअप टाइप की कंपनी में काम करना चाहिए, जिसमें तुम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सको, पहले लर्न कर सको और थोड़ा हाई रिस्क पे काम कर सको। और कुछ एक्सपीरियंस के बाद आफ्टर 2 और 3 एक्सपीरियंस सर्विस बेस्ड कंपनी ज्वाइन करना चाहिए, जिससे कि हम लोग मल्टीपल क्लाइंट फेस कर सके, या हम लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर सके, और एक सर्टेन टाइम के बाद में हमको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आना चाहिए। तो बेसिकली मतलब आईटी इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से प्ले कर सकते थे हम इस हिरार्की को फॉलो कर रहे हैं, तो क्योंकि हम लोग सारे फेस देख चुके होते हैं। तो हर टाइप की कंपनी का टेस्ट हमको पता होना चाहिए। जस्ट हम लोग लर्न क्यों कर रहे हैं, किस कंपनी के लिए लर्न कर रहे हैं, सिर्फ हमको ये भी आइडिया में होना चाहिए, एक्सपीरियंस के साथ में, नॉलेज के साथ में, ये भी हमको लर्न करना है कि हम लोग किस टाइप की इंडस्ट्री चूज कर रहे हैं, जिस किस में काम कर रहे हैं, या हमारे फ्यूचर गोल क्या है। यदि हम लोग करंट करंट में किसी छोटी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो फ्यूचर में हमारे ड्रीम में कोई बड़ी कंपनी या कोई बड़ी इंडस्ट्री होना चाहिए। तो वो जब भी होगी जब हमको इन चीज़ों के नॉलेज हो। जस्ट तुमको सब्जेक्ट लर्न कर रहे हो और जस्ट इंटरव्यू दे रहे हो, तो उससे ये एक स्मार्ट वर्क नहीं है। इंटरव्यू देने के पहले काफ़ी चीज़ों की स्टडी करना पड़ती है और थोड़ा सा नॉलेज गेन करना पड़ता है इंडस्ट्री के बारे में। तो अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज हमको थोड़ा नॉलेज इंडस्ट्री के बारे में भी होना चाहिए, और इंटरव्यू से बात करते समय ये चीज़ें काफ़ी काम की होती है। तुम्हारा एक्सपीरियंस शो होता है इससे फर्स्ट। अब मैं देखता हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कॉलेज पास आउट है या फ्रेश ईयर है, तो किसी और के बोलने पे कोई लर्न सब्जेक्ट लर्न कर रहे हैं और उससे वो डायरेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं जॉब का। तो उनको किस किस तरीके के प्रॉब्लम फेस होते हैं, किस किस तरीके के इशू फेस होते हैं। तो
फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमको क्लियर होना है कि हम कोई भी सब्जेक्ट लर्न कर रहे हैं, लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं, फ्रेमवर्क लर्न कर रहे हैं, तो हम उसके लायक है भी कि नहीं है, इस जस्ट हमको सुन के ही लर्न नहीं करना है, बढ़िया आना है। तो आईटी इंडस्ट्री में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में पता करके इंडस्ट्री में है क्या, कौन सा डेजिग्नेशन है, हम किस डेजिग्नेशन पर जाना चाहते हैं, हम उसके लिए किस तरीके का प्रिपरेशन कर रहे हैं। जस्ट किसी को सुन के प्रिपरेशन नहीं करने बैठ जाना है, सबसे पहले हमको ये पता करना है कि हम किस तरीके के डेजिग्नेशन के लिए, किस तरीके के रोल के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो बेसिकली जब हम गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो हमको पता होता है कि हम किस पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसी के लायक इंस्टीट्यूट या उसी के लायक सब्जेक्ट चूज करते हैं, या इंस्टीट्यूशन फैकल्टी उसी के लायक चूज करते हैं। बट सिमिलरली आईटी इंडस्ट्री में देखा जाए तो बेसिकली बहुत सारे लोग जस्ट सुन के ही कोई उसके बारे में पूरा नॉलेज लिए, उस इंडस्ट्री के बारे में पूरा नॉलेज नहीं लेते हैं और सीधे जस्ट किसी को सुन के कोई सब्जेक्ट को लर्न करने बैठ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पता करना है कि हम चाहते क्या है, हमको कौन से गोल में पहुंचना है, वो कौन से डेजिग्नेशन में पहुंचना है आईटी इंडस्ट्री में। तो आईटी इंडस्ट्री एक तरह की कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है। तो किसी भी तरह की कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो वो डिपार्टमेंट यदि तुम एमबीए फील्ड के हो, मैनेजमेंट फील्ड के हो, तो वो फाइनेंस का डिपार्टमेंट हो सकता है, एचआर का डिपार्टमेंट हो सकता है। इसे टेक्निकली यदि हम लोग बात करें, हम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, तो हमारे पास में आईटी के जो होते हैं वो डेवलपर का डिपार्टमेंट आता है, क्वालिटी एश्योरेंस का आता है, डेवऑप्स का आता है, डेटा साइंस का है। काफ़ी सारी चीज़ें ओपन हो गई है, एक इंडस्ट्री में काफ़ी चीज़ें होती है। वो डिपेंड करता है कि उस इंडस्ट्री का साइज़ क्या है। तो बेसिकली अभी हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए, टाइम को यूटिलाइज करते हुए मैं क्विकली बताता हूँ कि यदि हम लोग कोई भी आईटी इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं तो हम या तो वहाँ पर क्या हो सकते हैं, एज ए डेवलपर्स होते हैं। तो यदि कोई तुम कोई सब्जेक्ट लर्न कर रहे हो तो उस सब्जेक्ट को लर्न करने के बाद में हम लोग या तो डेवलपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, या तो हम लोग किसी क्वालिटी एश्योरेंस, या हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में उसको क्यूए या टेस्टिंग बोलते हैं, या हम क्यूए के कोर्स कर रहे होते हैं या डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे होते हैं। तो डेवलपमेंट में सबसे पहले यदि तुम इनिशियली फेज में कोई भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हो तो तुम एज ए वहाँ पर जूनियर होते हो। ऐसे हम लोग क्या होते हैं वहाँ पर से जूनियर होते हैं, जो कुछ सर्टेन टाइम के बाद में हम लोग थोड़े सीनियर होते हैं, तो हम लोग कई एसोसिएट इंजीनियर होते हैं, फिर सीनियर होते हैं, फिर एज टीम लीड बनते हैं। तो ये प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड कंपनी के हायरार्की पर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं कि हर जगह सेम डेजिग्नेशन हो, कई जगह पे ग्रेडिंग सिस्टम चलता है, कई जगह पर ऐसे नाम चलते हैं जूनियर, एसोसिएट, सीनियर, टीम लीड, टेक लीड, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो ऐसे प्रमोशन होते हैं। तो तुम डेवलपमेंट में जाओ या क्यूए में जाओ, किसी भी फील्ड में यदि जा रहे हो तो डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेशन है। अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस हमको एक डेजिग्नेशन अलॉट होती है। अब आज की तारीख में क्या होता है कि हम लोग इंडस्ट्री के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, हमको कंपनी के बारे में या उनके डेजिग्नेशन के बारे में नहीं पता है, हम जस्ट सुनते हैं। कोई भी हम लोग टेक्नोलॉजी लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो भी लर्न कर रहे हैं उसका हम क्या करने वाले हैं और इंडस्ट्री में हमको क्या पोजीशन मिलने वाली है, थोड़ा उस पर भी क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम लोग जब इंटरव्यू देते हैं तो हम लोग बातचीत कर सकें, हमारे को कौन सा रोल असाइन होने वाला है, हम लोग इस रोल पे हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। जब तक इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं, उसकी डेजिग्नेशन के बारे में पता नहीं है, तब तक में इंटरव्यू देने में हम लोग एक स्मार्ट वे में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। जस्ट हम लोग क्वेश्चन के आंसर करते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि तुम्हारी बातों से या एक्सपीरियंस से वो टर्मिनोलॉजी निकलना चाहिए, ये स्मार्ट वर्क होता ही है बेसिकली। तो यदि हम लोग डेवलपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या होता है कि आजकल जो डिमांड में है, ऐसे हम लोग बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर, और कोई भी कोर्स लर्न करने बैठ जाते हैं कि फुल स्टैक डेवलपर का कोर्स है और उसके अंदर 3-4 हमको कोर्स प्रोवाइड कर दिए और हम ऐसे फुल स्टैक डेवलपमेंट हम लोग लर्न कर लेंगे। अब फुल स्टैक डेवलपमेंट एक तरीके का, सबसे पहले फुल स्टैक डेवलपर के बारे में या फुल स्टैक डेवलपमेंट होता है कि उसके बारे में पहले क्लियरिटी हो। और ये फुल स्टैक डेवलपर का कोर्स ऐसा नहीं है कि हम लोग सर्टेनली 3-4 मंथ में हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं।
सिखा देंगे, बट तुमको कितना आएगा, तुम कितना कर पाओगे, वो चीज़ अलग है। ये पूरी फुल स्टैक डेवलपर एक मेंटेलिटी होती है। सबसे पहले हमको मेंटेलिटी पता चलेगी फुल स्टैक डेवलपमेंट में होता क्या है, हमको वही क्लियरिटी नहीं है। तो अभी कोर्स तो मार्केट में सेल हो रहे हैं, बट एज ए यूज़र के, जो लर्नर के पर्सपेक्टिव में वो कोर्स नहीं होते हैं, या उनको इजीली समझ में नहीं आते हैं। उनको लगता है हम 3-4 मंथ में लर्न कर लेंगे, लेकिन इसके लिए काफ़ी टाइम लग जाता है ये। क्योंकि फुल स्टैक डेवलपमेंट के पहले फुल स्टैक डेवलपर है क्या, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझे कि फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या है। तो यदि हमारा आईटी इंडस्ट्री में यदि हम लोग एज ए डेवलपर काम करना चाहते हैं, और हम लोग किसी भी पोजीशन पे जाए, आइदर इट वुड बी जूनियर, सीनियर, एसोसिएट, टीम लीड, टेक लीड, बट यदि तुम डेवलपर हो, तो डेवलपमेंट में भी बहुत सारी स्ट्रीम है। अब यदि तुम है ना किसी वेब टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, तो एज ए वेब टेक्नोलॉजी पे हम लोग काम कर रहे होते हैं, तो हमको नॉलेज होना चाहिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क है। उसके लिए हमको टाइप स्क्रिप्ट, एक और जावास्क्रिप्ट के टॉप पे एक और लैंग्वेज है टाइप स्क्रिप्ट, फिर एंगुलर और रिएक्ट। तो ये एक तरीके के फ्रेमवर्क है, जो कि वेब टेक्नोलॉजी बेस्ड फ्रेमवर्क होते हैं ये। तो ये बेसिकली ये भी डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी है, बट ये एज ए फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है, जिससे हम लोग एज अ फ्रंट एंड डिजाइन करते हैं। फिर फ्रंट एंड का मतलब ये होता है जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है, जो चीज़ें हमको दिखती है, ये एंड यूजर को दिखती है ब्राउजर पे, तो ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, तो हम इसको वेब टेक्नोलॉजी या फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो सिमिलरली हमारे पास में क्या होती है, बैकएंड टेक्नोलॉजी होती है, और फ्रेमवर्क होते हैं हाई लेवल पे। तो बैकएंड के अंदर यदि हम हमारा यदि कैरियर हम लोग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देख रहे हैं बेसिकली बैकएंड में, तो अ, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा है, डॉट नेट है, पाइथन है, काफ़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंड करता है कौन से हमारे लिए कन्वीनियंट है। मैं जावा डेवलपर हूँ, तो मैं जावा के बारे में ज़्यादा फोकस्ड हूँ। मैं अदर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात कर सकता हूँ, बट मैं अभी जावा को लेके मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि हम लोग बैकएंड में से हम लोग एज ए जावा यूज़ कर रहे हैं। तो जावा इज अ काइंड ऑफ लैंग्वेज है। फिर उसके जावा के बेस पे टेक्नोलॉजी होती है, लाइक हमारे पास में है सर्वलेट है, JDBC है, और हाई लेवल पे फ्रेमवर्क होते हैं जो कि जावा बेस्ड है, लाइक हमारे पास में स्प्रिंग है, स्प्रिंग बूट है। स्प्रिंग बूट के बाद में माइक्रो सर्विसेज, ये कोई फ्रेमवर्क नहीं है, एक तरीके का आर्किटेक्चर है, बट ये हाई लेवल जावा बेस्ड फ्रेमवर्क के ऊपर बना हुआ ये आर्किटेक्चर है ये। तो ये वेब टेक्नोलॉजी और बैकएंड, और एक और चीज़ होती है डेटाबेस। तो लाइक हमारे पास में ओरेकल, माई मोंगो डीबी, नो एसक्यूएल डेटाबेस। तो वेब टेक्नोलॉजी भी अपने आप में एक पूरा टेक्नोलॉजी है। तो बैकएंड टेक्नोलॉजी भी अपने आप में पूरा के पूरा एक सिलेबस है, एक पूरा सब्जेक्ट है, जिसके अंदर तुमको पहले जावा लर्न करना है, सर्वलेट, JDBC, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, ये सब लर्न करना पड़ता है। सिमिलरली डेटाबेस भी अपने आप में एक पर्टिकुलरली एक सॉफ्टवेयर है इसके। और इन डेटाबेस को डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए भी लैंग्वेजेस होती है, PL SQL, तो ये भी एक तरीके की लैंग्वेजेस हैं। तो इनको भी एक लर्न करना पड़ता है। तो वेब टेक्नोलॉजी में से हम लोग अभी करंट प्रोजेक्ट में चलता है एंगुलर, स्प्रिंग बूट, बट प्रोजेक्ट में हमको चल रहा है कि हम लोग एंगुलर लर्न कर रहे हैं, एज ए फुल स्टैक डेवलपमेंट कोई सा भी कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं और एंगुलर लर्न कर रहे हैं, स्प्रिंग बूट हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। बट ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एंगुलर तुम जब तक लर्न नहीं करते प्रॉपरली, जब तक तुमको प्रॉपर तरीके से जावा स्क्रिप्ट का नॉलेज नहीं हो, जब तक जावा स्क्रिप्ट में स्ट्रांग नहीं हो, तुम एंगुलर लर्न नहीं कर सकते प्रॉपर तरीके से। फिर स्प्रिंग बूट जब तक कि तुम लर्न नहीं कर सकते, जब तक कि तुमको टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं हो, JDBC और सर्वलेट। अब JDBC और सर्वलेट टेक्नोलॉजी
लर्न करने के पहले जावा स्ट्रांग होना चाहिए, जावा के फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। तो किसी भी तरीके का फुल स्टैक डेवलपमेंट वो कोर्स होता है जिसके अंदर हम लोग वेब टेक्नोलॉजी के बारे में भी नॉलेज रखते हैं, बैकएंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी नॉलेज रखते हैं और डेटाबेस के बारे में भी नॉलेज रखते हैं। तो ये नॉलेज रखना और उन सब्जेक्टों को लर्न करना, इसके लिए प्रॉपर टाइम लगता है, वो टाइम देना पड़ता है। जब हमारे फंडामेंटल क्लियर होते हैं, हम लोगों को पहले टेक्नोलॉजी लर्न करना पड़ती है, पहले उससे रिलेटेड लैंग्वेज प्रॉपर तरीके से लर्न करना पड़ती है, तब हम लोग फ्रेमवर्क के लिए मास्टर्स होते हैं। जब तक हमारा जावास्क्रिप्ट स्ट्रांग नहीं है, जब तक हम लोग एंगुलर के लिए स्ट्रांग नहीं है, रिएक्ट के लिए स्ट्रांग नहीं है, जब तक हमारा कोर जावा स्ट्रांग नहीं है, जब तक कि हम लोग सर्वलेट, जेडीबीसी या स्प्रिंग रिलेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्प्रिंग रिलेटेड फ्रेमवर्क के लिए हम लोग इतने नॉर्मली हम लोग इतने प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। तो कोई भी फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स मार्केट में हो, यदि वो ये कमिट कर रहा है कि 3-4 मंथ में तुम एज अ फुल स्टैक डेवलपर बन जाओगे, तो ऐसा पॉसिबल मेरे हिसाब से तो नहीं है। बाकी क्योंकि सब्जेक्ट लर्न करने के लिए टाइम लगता है, तो अकॉर्डिंगली काफ़ी लोग क्या हो रहे हैं कि स्टार्टिंग में एंगुलर लर्न कर रहे होते हैं या स्प्रिंग बूट लर्न कर रहे होते हैं, जब तक कि उनका प्रॉपर तरीके से फंडामेंटली क्लियर नहीं है जावा में, जावा स्क्रिप्ट में, और ये फ्रेमवर्क सीधे लर्न करने लग जाते हैं। क्योंकि इंडस्ट्री में जो काम होता है बेसिकली वो फ्रेमवर्क पे होता है, प्रोजेक्ट बनते हो फ्रेमवर्क पे बनते हैं। तो हम लर्न तो कर रहे हैं, आइदर कंपनी में ट्रेनिंग मिल रही है, कहीं कहीं और से लर्न कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी को सुन के लर्न कर रहे होते हैं। तो हमको सबसे पहले ना जो वर्क करना है, सबसे पहले हमको कोर टेक्नोलॉजी पे करना है, फंडामेंटल पे करना है। एज ए फुल स्टैक डेवलपमेंट में सारी चीज़ें आती है, तो कहीं से भी तुम करोगे तो ये वो फटाफट, ये जो फंडामेंटल कोर्स होते हैं वो 10 to 15 डेज में फटाफट कोर्स कंप्लीट हो जाते हैं। बाद में वो फ्रेमवर्क की ट्रेनिंग दे देते हैं, 2-3 मंथ में कोर्स डिज़ाइन हो जाता है। कोर्स डिज़ाइन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट तुम किसी भी टाइप की कंपनी में जाओ, वो प्रोडक्ट बेस्ड हो, सर्विस बेस्ड हो, वो तुम्हारे फंडामेंटली टेस्ट करती है पहले। वो फ्रेमवर्क पर डायरेक्ट जंप नहीं करती जब तक कि तुम फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं हो। तुम्हारे फंडामेंटली यदि क्वेश्चन के आंसर सही नहीं जा रहे हैं, लाइक तुम एज जावा डेवलपर के लिए जा रहे हो, तो तुम्हारे कोर जावा के यदि क्वेश्चन के आंसर यदि सही नहीं है, इंटरव्यू सेटिस्फाइंग है, तो वो स्प्रिंग के ऊपर बात ही नहीं करेगा, स्प्रिंग बूट के ऊपर वो बात ही नहीं करेगा, किसी और फ्रेमवर्क पे जाएगा ही नहीं, जब तक तुम्हारे फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, तुम्हारे फाउंडेशन कोर्स जो 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 प्रॉपर लैंग्वेज है, सिंटेक्स है, तुम्हारे स्ट्रांग नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा काम है ना फंडामेंटल पे करना है, फ्रेमवर्क पे एक सर्टेन टाइम के बाद में जंप पे करना है। ज़्यादा से ज़्यादा काम कोर पार्ट में करना है। यदि तुम वेब टेक्नोलॉजी में हो तो तुमको जावा स्क्रिप्ट में स्ट्रांग होना पड़ेगा पहले, उसके बाद में तुम एंगुलर के ऊपर जंप कर सकते हो। और यदि तुम स्प्रिंग बूट या स्प्रिंग या माइक्रो सर्विस के बारे में बात करते हो, तो सबसे पहले जावा में स्ट्रांग होना पड़ेगा। जितना ज़्यादा कोड जावा या सर्वलेट में इतना स्ट्रांग होते हैं, उतना ज़्यादा हमारे लिए ईजी रहता है। और इंडस्ट्री को स्किल्ड पीपल चाहिए, कोर्स कंप्लीशन या सर्टिफिकेशन वाले स्टूडेंट्स नहीं चाहिए कि हमने एक सर्टिफिकेशन कर लिया है, क्योंकि वो तुमको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देंगे, कोई रिक्वायरमेंट देंगे, तो तुमको वो उसके लिए कोड डेवलप करना है। और कोड डेवलप जब भी कर पाओगे जब तुम्हारे फंडामेंटल स्ट्रांग हो। कभी तुमने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, कोई फ्रेमवर्क लर्न कर लिया है, तो वो मीनिंगलेस है अनटिल और अनलेस जब तक तुम्हारे फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है। वैसे फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स लर्न कर रहे हो, लेकिन उसके पहले तुम्हारे फंडामेंटली तुम कितने स्ट्रांग हो, पहले तुमको खुद का एवल्यूशन करना है सबसे पहले। ये एज ए फुल स्टैक डेवलपमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि एकदम हमने सब कुछ लर्न कर लिया है। पहले हमारा माइंड प्रिपेयर है वेब टेक्नोलॉजी के लिए या बैकएंड टेक्नोलॉजी के लिए। तो पहले कुछ पर्सन होते हैं, सबसे पहले वो जावा लर्न करते हैं, और जावा में थोड़ा सा स्ट्रांग होने के बाद में वो वेब टेक्नोलॉजी की तरफ जंप करते हैं। क्योंकि सिमिलरली हम लोग जब हम करियर स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी एक साथ में लर्न नहीं कर सकते हैं। कुछ ईयर के एक्सपीरियंस के बाद ईजी होता है लर्न करना, क्योंकि हम लोग यूज टू हो चुके होते हैं इंडस्ट्री के, तो हमारा माइंडसेट वैसा हो जाता है। बट स्टार्टिंग में पॉसिबल नहीं है। तो पहले तुम एज ए बैकएंड टेक्नोलॉजी स्ट्रांग करो, बाद में फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी की तरफ जाओ। डायरेक्ट कोई फुल स्टैक डेवलपमेंट में नहीं जंप कर लेना है, और इंडस्ट्री को एकदम फुल स्टैक डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अब तुम एज ए
कि भी डेवलपर के रोल पे से तुम जूनियर गए या एसोसिएट गए या किसी भी तरीके से तुम रोल पे गए, तो सीधे उठा के तुमको फुल स्टैक डेवलपमेंट पे नहीं दे देगा कि तुम फ्रंट एंड पे भी काम करो, तुम बैक एंड पे भी काम करो। यदि तुम्हारा फ्रंट एंड स्ट्रांग है तो तुमको ज़्यादा से ज़्यादा काम वेब टेक्नोलॉजी पे आएंगे, यदि तुम्हारा बैक एंड स्ट्रांग है तो तुमको मैक्सिमम जो काम होंगे पहले स्प्रिंग पे आएंगे। तो इंडस्ट्री में काम बहुत सेग्रेट सेपरेट होता है, वहाँ पर सेग्रेशन रहता है। ऐसा नहीं है कि हर बंदे को सारे ही काम करना है। बड़ी बड़ी एमएनसी में हर काम के लिए अलग अलग बंदे रहते हैं, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो ऐसा नहीं कि हमारे पर प्रेशर है कि हमको सब कुछ आना चाहिए। पहले तुम एक पार्ट में स्ट्रांग बनो, धीरे से दूसरे टेक्नोलॉजी की तरफ जंप करो। सब कुछ साथ में लर्न नहीं कर लेना है। तो पहले बैकएंड टेक्नोलॉजी स्ट्रांग करो, फिर उसके बाद में फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी की तरफ जाओ, जब हम लोग बैकएंड में थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाए। क्योंकि डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंगली हमको काम असाइन होता है। ऐसा नहीं कि सारा के सारा काम हमको एक साथ में असाइन हो जाएगा, एकदम हमको फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस सब डिज़ाइन करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले क्लियरिटी लाओ कि हम लोग किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, कहाँ जाने वाले हो, और उसके अकॉर्डिंगली हमको वर्क करना है। फिर कई बार ऐसा है कि ज़रूरी नहीं कि आईटी इंडस्ट्री के लिए हमारे पास में सिर्फ डेवलपर का डेजिग्नेशन है। हमारे पास में क्यूए का भी डेजिग्नेशन होता है, जिसमें हम लोग कोई सॉफ्टवेयर जो भी डेवलपर डिज़ाइन करता है, डेवलपर बनाता है, डेवलपमेंट टीम बनाती है, तो उसके लिए उसकी टेस्टिंग करते हैं, क्वालिटी लाते हैं उसमें। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फंक्शनल टेस्टिंग ही होती है, बहुत सारे टाइप की टेस्टिंग होती है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रीम है क्वालिटी एश्योरेंस का। बहुत सारी टेस्टिंग है, स्मोक टेस्टिंग, रेग्रेशन, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, काफ़ी टाइप की टेस्टिंग है। वो डिपेंड करती है प्रोजेक्ट पे, प्रोजेक्ट का स्केल क्या है, किस इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट बन रहा है। और क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग करने के लिए भी काफ़ी सारे टूल से निकालना पड़ता है उसको, काफ़ी उसकी रिपोर्ट्स बनती है, काफ़ी तरीके की टेस्टिंग होती है, काफ़ी एनवायरनमेंट होते हैं। तो अकॉर्डिंगली क्यूई अपने आप में बहुत बड़ा स्कोप है इसकी भी। इसके लिए भी आजकल कंपलसरी हो गया है कि ऑटोमेशन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। क्यूए विद ऑटोमेशन, मैनुअल की रिक्वायरमेंट, काम भले मैनुअल का करवा रहे हो लेकिन डिमांड में आजकल ऑटोमेशन भी होता है। और उसके लिए भी मैंडेटरी है कि तुमको ऐसे जावा या पाइथन आना चाहिए। तो अब तुम डेवलपर हो या क्यूए हो, लैंग्वेज तो मैंडेटरी हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि जब हम ऐसे क्यूए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमको लैंग्वेज लर्न नहीं करना है। तो इवन हम लोग ऐसे क्यूए के लिए प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो भी हमको लैंग्वेज तो लर्न करना ही है एनी हाउ। डेवलपमेंट के लिए फ्रेमवर्क पे काम करोगे तो स्प्रिंग और हाइबरनेट इस टाइप के फ्रेमवर्क मिलेंगे। और क्यूए पे काम करोगे तो एक्सपेक्ट करेंगे कि तुमको क्यूए बेस्ड सेलिनियम, कुकुम्बर, इस टाइप के फ्रेमवर्क के नॉलेज हो। तो क्यूए के लिए भी करना पड़ता है, बट ये भी एक डेजिग्नेशन है। यदि तुम्हारा इंटरेस्ट क्यूए की तरफ है तो ये कोर्स भी चूज कर सकते हो। तो सब अब तुम्हारा इंटरेस्ट कितना है, कितना दिमाग चलता है, उसके अकॉर्डिंगली देखना है। जस्ट किसी की सुनी सुनाई बातों पे आके कोई कोर्स ज्वाइन नहीं कर लेना है, नहीं तो टाइम वेस्ट करोगे। और आज के टाइम में टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद में डिसीजन ले रहे हो कि ले रहे होते हैं कि हमको क्या करना है, कौन सा कोर्स हमारे लिए सूटेबल है। तो थोड़ा सा पहले प्रोएक्टिवली एवेल्यूशन करो कि हमारे लिए बेस्ट है। फिर अपार्ट फ्रॉम डेवलपर, आज के तारीख में जो मार्केट में चलता है एक और कोर्स है जो कि हम बोलते हैं डेवऑप्स। ये भी एक डेजिग्नेशन है, इसके अंदर भी जूनियर, एसोसिएट, सीनियर सारे तरीके के लोग होते हैं। और डेवऑप्स का नॉलेज, डेवऑप्स एक तरीके का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या डेवलपमेंट टाइप का काम नहीं है, ये एक तरीके का ऑपरेशनल वर्क है। एक बिजनेस प्रोसेस होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के, जिसमें कि वो सारे डेवलपर क्यूए जो भी अपना काम करते हैं, तो वो इन काम को उठा के बहुत फ्रिक्वेंटली बहुत सारी मशीन, बहुत सारे एनवायरनमेंट होते हैं, उसके ऊपर डिप्लॉय करना पड़ता है या हमको क्लाइंट को सॉफ्टवेयर डिलीवर करना होता है। क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी, कोई भी आईटी इंडस्ट्री चल रही होती है, उनका जो रेवेन्यू, जो लोग पैसा बनाते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि वो कितना फास्ट डिलीवर कर पा रहे हैं, कितना क्वालिटी प्रोडक्ट दे पा रहे हैं, डेवलपमेंट कितना फास्ट हो रहा है, कितना समय पे हो रहा है, कितने समय पे उसकी टेस्टिंग हो रही है और कितनी जल्दी से वो डिलीवर हो रहा है। तो उसके लिए काफ़ी मॉडल्स होते हैं, वाटरफॉल है और इटरेटिव है, काफ़ी मॉडल है, वो इंजीनियरिंग के समय में सुनने में आते हैं। बट अभी के मार्केट में डेवऑप्स तो काफ़ी बूम में है। वो जितना फास्ट हम लोग डेवलपमेंट या क्यूए करते हैं, उतना फास्ट आजकल हमको वो क्लाइंट को प्रोवाइड भी करवाना है।
और जितना ज़्यादा फास्ट डिलीवरी होगी उतना ज़्यादा कंपनी क्या करेगी, रेवेन्यू जनरेट करेगी, उतना ज़्यादा पैसा कमाएगी ये डेवऑप्स भी अपने आप में कोर्स है, ये इसके लिए भी काफ़ी डिमांड में है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये डेवऑप्स को करने के लिए हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज तो चाहिए ही मेरे अकॉर्डिंगली। ऐसा मैं नहीं कहूँगा जैसा आजकल काफ़ी इंस्टीट्यूशन में कहते हैं कि मतलब तुम डेवऑप्स इंजीनियर बन जाओगे, तुमको ऐसा कोई प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं है, जीरो प्रोग्रामिंग नॉलेज में भी तुम डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हो। तो वो कहने के लिए ठीक है, बट मेरे हिसाब से थोड़ा प्रोग्रामिंग का नॉलेज, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग इसके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि डेवऑप्स में भी हमको क्या करना पड़ती है कि डेवऑप्स के लिए स्क्रिप्ट राइट करना पड़ते हैं, काफ़ी चीज़ें से राइट करना पड़ती है, काफ़ी लॉजिक राइट करने पड़ते हैं। यदि हम लोग किसी तरीके के टूल का कोई स्क्रिप्ट बना रहे होते हैं तो हम काफ़ी काफ़ी इसके अंदर टूल होते हैं जो कि लर्न करना पड़ते हैं। तो कुछ टूल तो ऐसे हैं जो डेवलपर हो या क्यूए है उनको पता ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए गिट है, मेवन है। तो इस तरीके के जो टूल है या ये डेवलपर को भी पता होना चाहिए और ये डेवऑप्स इंजीनियर को भी पता होना चाहिए। ये तो क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है तो विदाउट टूल कोई सॉफ्टवेयर बनता ही नहीं है। हम हमारा सोर्स कोड है वो गिट की रिपोजिटरी में रखते हैं, मेवन से हम लोग पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बिल्ड करते हैं या उसके पैकेजिंग करते हैं। तो एज ए डेवऑप्स इंजीनियर भी को भी इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। फिर उसके अलावा और भी टूल होते हैं, कोड कवरेज टूल है और कोड की क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, कोड की क्वालिटी के लिए कुछ टूल है जेके को और सोनार की वैसे कुछ टूल है। फिर अब ये आजकल जो सॉफ्टवेयर डिलीवर होते हैं वो एज ए डॉकर इमेज के फॉर्मेट में होते हैं। अब डॉकर अपने आप में एक तरीके का एक सब्जेक्ट है। फिर जो डिप्लॉयमेंट होते हैं वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आजकल कुबरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिप्लॉयमेंट होते हैं। फिर बहुत सारे रिपोर्टिंग रिलेटेड टूल है, मॉनिटरिंग टूल है, गफाना, प्रोमीथियस, काफ़ी सारे टूल है। तो डेवॉप्स अपने आप में एक लार्ज स्केल पे एक पर्टिकुलरली सब्जेक्ट है और डेवॉप्स के लिए हमको नॉलेज होना चाहिए काइंड ऑफ लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए और किसी ना किसी क्लाउड का AWS, एज्यूर, GCP। क्लाउड का नॉलेज भी होना जरूरी है। तो ये भी एक तरीके का डेवलपमेंट भी एक तरीका कोर्स है, क्यूए का भी कोर्स है, डेवऑप्स का भी अपना कोर्स होता है। डेवऑप्स के लिए तुमको काफ़ी टूल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए और डेवऑप्स में हम लोग काफ़ी कम्युनिकेशन करते हैं टीम्स के बीच में, डेवलपर टीम, डेवलपमेंट टीम के बीच में और ऑपरेशन टीम जो होती है उनको काफ़ी कम्युनिकेशन करना पड़ता है ताकि वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डिलीवर कर पाए। ये बीच के मीडिएटर है या क्लाइंट के डेवलपर के बीच में ये पूरे ऑपरेशन को देखते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनता है हमारे लिए बनाना या डेवलपमेंट करना ही काफ़ी नहीं है, उसमें क्वालिटी लाना और बेस्ट क्वालिटी लाने के साथ में उसको प्रॉपरली क्लाइंट को डिलीवर करना है और क्लाइंट को एश्योरेंस भी करवाना है कि वो प्रॉपर तरीके से बन रहा है। क्योंकि हम लोग कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हमको क्लाइंट को एस्टिमेट देना पड़ता है। तो ऐसा नहीं, क्लाइंट हमारे लिए वेट नहीं कर रहा होता है कि वो हमारे लिए 2 ईयर्स 3 ईयर्स तक के लिए वो वेट करेगा। वो उसको भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये प्रॉपर तरीके से बन रहा है। तो उनको क्वार्टरली या 6 मंथ में कुछ ना कुछ डिलीवरी देनी पड़ती है, उनको दिखाना पड़ता है। उनको वो भी कंटिन्यूसली टेस्टिंग करते रहते हैं और काफ़ी स्ट्रेटेजी है, डेवऑप्स लर्न करते हैं तो काफ़ी चीज़ें लर्न करना पड़ती है। बट ये भी एक तरीके का डेजिग्नेशन है कि ये भी तुम देख सकते हो। तो हमको क्लियर होना है कि हम लोग जो भी लर्न कर रहे हैं या हम लोग एज ए बिगिनर है तो हम किस टाइप की इंडस्ट्री में जा रहे हैं या हम लोग क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही है। आगे आने वाले वीडियो में और भी चीज़ें मैं शेयर करूंगा और वो चीज़ें शेयर करूंगा जो आज के स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, जो लोग बिगिनर है उनकी प्रॉब्लम है, जो जो फ्रेशियर है जो वो चीज़ें फेस कर रहे होते हैं। तो उसके लिए तुमको कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे पिंग कर सकते हो। तो मैं यदि इस पे पिंग करोगे तो मैं जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम में हो सकता है कि मैं उस पर कम्युनिकेशन करके कुछ सॉल्यूशन दे सकूँ उसके लिए। या आगे आने वाले वीडियो में मेरा टेलीग्राम लिंक और ऐसा इंस्टाग्राम लिंक मैं शेयर कर दूंगा जहाँ पर तुम तुम्हारी क्वेरीज पूछ सकते हो।
क्योंकि बेसिकली मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ कि तुम एज ए प्रॉपर तरीके से लर्न ना करो, मिसगाइड नहीं हो जाओ जब कोई किसी को कोई सब्जेक्ट लर्न ना कर रहे हो। जो भी हमारा गोल है हम लोग सही समय पे सही तरीके से अचीव करें, ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट नहीं करें। तो आज के लिए इतना ही है। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ में आऊँगा मैं। थैंक यू।